अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। इसका क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए कोमा, इसका मतलब एंड होता है, एंड बी एंड सी गिवन बिलो। ए बी एंड सी की इन्होंने एलिमेंट्स दे दिए, सेट दे दिए। तो हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी दी गई है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड जो प्रॉपर्टी दी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बुक के पेज नंबर 45 पर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब जो हमने पहले फाइंड करनी है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हमने इसमें हर एक पार्ट को, जैसे ये ए सेट है, यहाँ बी है, ये सी है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने पहले इन 4 प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो बाद में सेट दिया गया है ए एम्प्टी सेट, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी सेट इज इक्वल टू 0 1 2, इसको भी हमने इन 4 प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला सवाल दिया गया है ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी एंड सी इज इक्वल टू क्यू, यानी रैशनल नंबर, इस पार्ट को भी हमने इन 4 प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो बुक में मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर पहले हल करें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, इसमें जो 3 सेट दिए गए हैं उसमें 2 सेटों में ब्रैकेट है, यानी कि 2 सेट उसमें ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं। तो हम इस ब्रैकेट की वजह से इस हिस्से को पहले हल करेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स हमने लिख दिए यूनियन, उसके बाद ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगाई। अब बी सेट के एलिमेंट्स लिखे जो ऊपर बताए गए हमें सवाल में, वो है 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी, यूनियन ये सी के एलिमेंट्स लिख दिए 5 6 7 9 10। और ये जो ब्रैकेट यहाँ हमें प्रॉपर्टी में लगी हुई है वो हमने यहाँ पर लगा दी। अब जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। यूनियन में हमें पता है कि हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स लिखते हैं इस तरतीब से कि एक एलिमेंट को 2 बार ना लिखें और तरतीब से लिखा जाए। तो 3 4 5 6 7, इधर 5 6 7, तो हमने 3 4 5 6 7 तक लिख लिया। इधर 3 4 5 6 7 तक लिखने के बाद इसमें 8 है, सेट में 8 लिखा, इस सेट में 9 है तो 9 लिखा, और लास्ट में 10 है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं कि बी यूनियन सी फाइंड करने के बाद ए यूनियन करना है बी यूनियन सी के आंसर के साथ। तो ये ए सेट के एलिमेंट्स पहले से हमने लिख लिए थे, तो अब इनके साथ हम इस बी यूनियन सी आंसर का यूनियन फाइंड करेंगे। तो तरतीब से लिखे जाते हैं आंसर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 2 बार आ रहा है, लेकिन हमने एक बार लिखना है। सेट ए में भी है और बी यूनियन सी के आंसर में भी है, तो 3 4 लिख लिया। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 तरतीब से आ रहे थे, तो हमने 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हल हो गया। अब इसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं ए यूनियन बी जो कि ब्रैकेट में है यूनियन सी, तो हमने यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा यूनियन सी। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में था, एक हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दी और एक यहाँ लगा दी। ए और बी सेट के एलिमेंट्स आ गए, यूनियन सी के एलिमेंट ये आ गए। अब पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, 1 2 3 4, इधर 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 यहाँ तक 5 6 7 8 5 6 7 8, इन 2 सेटों का हमने यूनियन फाइंड कर लिया। यूनियन फाइंड करने के बाद हमने सी सेट के एलिमेंट्स को नीचे उतार लिया। अब इन दोनों में ए यूनियन बी के आंसर में और सेट जो सी के एलिमेंट्स हैं इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो जब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 से लगाकर 8 तक यहाँ आ रहे हैं, तो हमने अगर 1 से लगाकर 8 तक लिख लेते हैं, क्योंकि इधर भी 5 6 7 9 है, इधर भी 5 6 7 तक है, तो 8 यहाँ से और 9 10 यहाँ से लिख के हमने इसको मुकम्मल इसका यूनियन फाइंड कर लिया। अब हमने ये देखना है कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो
कितने हैं और कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 से लगा के 10 तक है। और अभी जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड की है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों के आंसर सेम हैं। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें बताई गई थी उससे हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब हम दूसरा जो हमें बताया गया यहाँ पर एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसके साथ हमने अब इसी सवाल को हल करना है। तो हमने ये सेकंड जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो लिख के बुक में है पेज नंबर 45 पे, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे हमने यूनियन फाइंड किया था अब हमारे पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। इधर भी पहला हिस्सा ब्रैकेट में था लेकिन वो यूनियन में, अब इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के बाद। तो हमने ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए की हमने वैल्यू वैसे लिख दी एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बी सेट के एलिमेंट और ये इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद लास्ट में सी सेट के एलिमेंट लिखने के बाद अब हमने बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी करते वक्त हमने जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं जो सेट बी में भी हों और सेट सी में भी हों। इधर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इधर 4 है, इसमें 4 नहीं है, इधर 5 है तो इधर 5 है, ये हमने आंसर में लिख दिया। इधर 6 है, इधर 6 है तो ये हमने 6 दोनों सेटों में मौजूद था इसलिए लिख लिया। इधर 7 है, इधर भी 7 है तो हमने 7 भी साथ में लिख लिया। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन सी का। उसके बाद हम जब ए सेट के एलिमेंट्स का इस बी इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें 5 6 7, तो कोई भी एलिमेंट्स आपस में कॉमन नहीं है इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। तो हमने ए एंड बी एलिमेंट्स लिख के इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है, ये स्मॉल ब्रैकेट में, हमने इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया और लास्ट में इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी को भी हमने लिख लिया। अब हम ए एंड बी का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो इसमें 1 है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ये 3 आंसर में हमने लिख दिया। ये 4 है और इधर भी 4 है तो ये 4 लिख दिया। और कोई भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं हो रहा इसलिए ये ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे सी का, सी हमने सेट वैसे उतार लिया। अब 3 एंड 4 को जब 5 6 7 9 10 से मैच करेंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट है। तो जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया था और अब हमने राइट हैंड साइड जब सॉल्व की उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी से इसी सवाल को सॉल्व। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो इसका अगर हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं बुक के पेज नंबर 45 पे, तो वो है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और इधर इसमें स्मॉल ब्रैकेट में ए यूनियन बी को और ए यूनियन सी को दिया। तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट वैसे लिखा, यूनियन वैसे लिखा, ये स्मॉल ब्रैकेट से हमने सेट को लिखना स्टार्ट किया। ये सेट की ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट इसके। अब बी सेट के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन एंड सी सेट के एलिमेंट लिखे और इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है पहले इस हिस्से को हल करना है। तो इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो 3 इसमें मौजूद नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 है तो 5 आंसर, 6 है तो 6 आंसर में, 7 है तो 7 भी आंसर में, 8 इसमें नहीं है और 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी आता है 5 6 7। ए सेट हमने वैसे लिख लिया। अब हम इन दोनों सेटों का यूनियन करेंगे, यानी सेट ए का और बी इंटरसेक्शन सी का। जब हम इसका यूनियन करेंगे तो हमें पता है यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दिया जाता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, तो इन दोनों सेटों का यूनियन तरतीब से लिख दिया गया। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है पहले, तो यहाँ हम पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करना होगा, वो फाइंड करने के बाद इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए की हमने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4, यूनियन बी के 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी में
पहले ए के एलिमेंट्स यूनियन और फिर सी के एलिमेंट्स, इन दोनों को भी जब हम तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इसमें 8 नहीं है दोनों सेटों में, इधर 7 के बाद 8 नहीं है, 9 एंड 10, तो इधर भी हमने 7 9 10 वैसे ही लिख दिया, खुद से कोई एलिमेंट हम ऐड नहीं कर सकते। अब इन दोनों सेटों को जो भी हमने ए यूनियन बी फाइंड किया और ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ हम ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी का जो आंसर है वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेटों में कॉमन है या मुश्तरक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। 7 इसमें भी मौजूद है, 7 इसमें भी मौजूद है, तो ये 7 भी हमने साथ इसके लिख दिया। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 एंड 10 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह हमारा ये राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर हमारे पास आया था, तो हम लिख सकते हैं कि सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है इसी सवाल के साथ। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखा, इसमें सेट ए के एलिमेंट्स लिखे और इंटरसेक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर जो सेट बी का है हमने वो लिखा यूनियन, और सेट सी के एलिमेंट्स लिखे। अब बी यूनियन सी फाइंड किया तो हमारे पास ये आंसर आता है बी यूनियन सी में, क्योंकि दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हमने यहाँ तरतीब से लिखा और इस बात का ख्याल करते हुए कि एक एलिमेंट जो दोनों सेटों में मौजूद है उसको एक बार लिखना है। अब ए सेट के साथ जब ये बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमने वही लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, आगे इसमें जो मौजूद है वो इसमें नहीं है, और जो इसके पहले 1 2 है वो इसके अंदर नहीं है, तो 3 4 इसका आंसर है। अब हम इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे पहले, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे और फिर इनका यूनियन ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, तो ये ए सेट के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट, इसके अंदर 3 एंड 4 कॉमन है, इधर भी 3 एंड 4 है, तो ये कॉमन आ गई यहाँ पे, इसलिए ये आंसर है। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ये ए सेट के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन सी सेट के एलिमेंट्स लिखे। अब इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसमें 4 से आगे हैं 5 6 7 9 10, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे सेट में कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 3 4 यूनियन, ये यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर एम्प्टी सेट। तो जब इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे तो 3 एंड 4 ही आंसर में आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है। तो हमें दोनों सेटों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं ना यूनियन में, तो जब बी सेट में या दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसका नहीं लिखा, लेकिन जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर होगा। सो प्रूव हुआ यहाँ पर हमारे पास आंसर 3 एंड 4 था लेफ्ट हैंड साइड का, और यहाँ पर भी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 3 एंड 4 है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट जो हमें सवाल दिए गए थे ए के 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स थे 3 4 5 6 7 8 और सी के 5 6 7 9 10, इसके ये 4 प्रॉपर्टीज़ से अब हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे जो कि यहाँ पर सवाल बताया गया है। दूसरे पार्ट का जो है वो है a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, b इज इक्वल टू सेट 0 है इसका एलिमेंट एक ही, और c है 0 1 2। इसको भी हम वैसे ही वही प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन a यूनियन इंटू b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c। ए सेट हमारे पास एम्प्टी है, यूनियन लगाया, b ब्रैकेट लगा के इसका जो एलिमेंट था वो 0 था, यूनियन और C 0 1 2। तो जब हम इन B यूनियन C का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो 0 दो सेट में एक दफ़ा आ जाएगा, 1 एंड 2, और ये A सेट हमने साथ वैसे उतार लिया। इसको जब हमने A सेट के साथ जब इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो इसमें तो कोई मौजूद नहीं है, 0 1 2 ही आंसर आ जाएगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम इसी की राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो इसमें A यूनियन B ब्रैकेट में है, तो A यूनियन B A एम्प्टी सेट है और B में 0 है, यूनियन C लिख देंगे। तो जब इनका हम यूनियन फाइंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यूनियन C सेट के एलिमेंट्स हम वैसे लिख लेंगे। अब इसका जब यूनियन इसके साथ फाइंड करेंगे 0 2 बार एक बार लिखेंगे, 1 एंड 2। तो हमारा जो आंसर है वो 0 1 2 राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का भी 0 1 2 है। तो ये हमारा आंसर हमें ये साबित करता है कि दोनों साइड के आंसर इक्वल हैं। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब हम इसी सवाल को दूसरी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, वो है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है उसको हम ब्रैकेट वाले हिस्से में लिख देंगे, ए सेट एम्प्टी है वैसे लिख देंगे, इसको हमने वैसे नीचे उतार लिया। इन दो सेट में देखा जो कॉमन था 0 वो आंसर। अब इन दो सेट का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम 0 के साथ कॉमन करके आंसर में लिख सकें, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें तो मौजूद है ही नहीं, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। अगर इसमें 0 होता या कोई ऐसा एलिमेंट होता जो इस सेट से मैच हो रहा था तो आंसर में आता। जैसे इन दो में सिर्फ 0 था तो 0 आ गया। अब इन दो में कोई भी सेट आपस में, कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। अब इसका अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो अब ब्रैकेट में है, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी जब हम हल करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आंसर आएगा। इसी तरह जब हम सी को यहाँ पर उतारेंगे और इसके एलिमेंट्स एम्प्टी सेट में कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमारा यहाँ पर भी आंसर एम्प्टी सेट आएगा। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका अगर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं तो वो है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। इसमें अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ए सेट हमने वैसे लिख दिया, यूनियन ये ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट का 0 इंटरसेक्शन सी 0 1 2, तो बी एंड सी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सिर्फ 0 हमारे पास कॉमन आता है। ये ए सेट हमने वैसे उतारा, इसका जब हम यूनियन, पहले हम इंटरसेक्शन कर रहे थे, अब जब हम यूनियन फाइंड करेंगे यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें तो मौजूद नहीं है, इसका 0 आंसर में आ जाएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं उसमें पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन सी जब हम फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी जब हम फाइंड करेंगे तो ए एम्प्टी सेट यूनियन सी 0 1 2, तो आंसर में हमारे पास सी सेट के एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट में मौजूद भी नहीं है कोई भी, तो इसका अब हम ए यूनियन बी का आंसर जो 0 आया है यहाँ से, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर है 0 1 2, जब इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो ये हमारे पास 0 आंसर में आ जाएगा। सो प्रूफ हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी सवाल का जो लास्ट पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा सॉल्व करते हैं तो ए सेट को पहले लिखेंगे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बी सेट के एलिमेंट्स और ये सी सेट के एलिमेंट, तो ये ब्रैकेट में है, तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यूनियन है 0 1 2, 0 दो बार एक बार लिखेंगे, 1 2 यहाँ पर लिख लिया। अब इंटरसेक्शन कर देंगे इसका ए के साथ, ए में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना होने की वजह से इसको हम किसी के साथ भी कॉमन नहीं कर सकते, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर उनका यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, इधर एम्प्टी सेट है, इधर 0 है, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो सी के एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, तो कॉमन ना होने की वजह से एम्प्टी सेट आंसर आएगा। और हम जब इसको मुकम्मल को ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट आया, इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स या मेंबर मौजूद ना होने की वजह से यूनियन भी एम्प्टी सेट में आएगा। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट में हमारे पास सी पार्ट दिया गया है, ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी एंड सी इज इक्वल टू क्यू, यानी रैशनल नंबर, इस पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे इन 4 प्रॉपर्टीज से। तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हमें सवाल में बताया गया है ए इज इक्वल टू एन एंड बी इज इक्वल टू जी एंड सी इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब क्या है। तो ये बुक का पेज नंबर 40 है, इस पे हमें बता रहे हैं कि जो n से मुराद है वो नेचुरल नंबर्स हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इस तरह ये जारी हैं, और इन नंबर्स के साथ अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये सब पॉजिटिव हैं, यानी कि प्लस में है। और दूसरा जो हमें बताया गया वो है z, 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 इस तरह ये जारी हैं। तो अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर और z इंटीजर्स में डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस आता है 0 का, कि नेचुरल में 0 नहीं है जबकि इंटीजर्स में पहला एलिमेंट 0 है।
दूसरा 1 2 3 सारे इसमें पॉजिटिव हैं, जो इसमें भी मौजूद हैं, +1 +2 +3, लेकिन जो एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर इंटीजर्स में वो -1 -2 -3, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और इसमें सिर्फ जो हैं एलिमेंट्स वो पॉजिटिव हैं, इसके अंदर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, और 0 भी इसका एक एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर हमें ये मालूम हो गया कि इंटीजर्स का सेट नेचुरल के सेट से बड़ा है। अब देख लेते हैं जो हमें सवाल में बताया गया है Q कि C = Q। Q से मुराद रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर में P/Q शेप में लिखा जाता है। यहाँ P से मुराद आपने ये नहीं लेना कि ये पॉजिटिव हैं या ये प्राइम नंबर है। इस P/Q से मुराद कोई भी डिजिट हो सकता है, जिसको हम P/Q यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। और यहाँ आगे बता रहे हैं Q बिलोंग्स टू Z, कि Q जो है इसका बटा में इसका नंबर आता है वो Z से ताल्लुक़ रखता है। Q बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ बात ये समझने की है कि Z सेट बड़ा है नेचुरल से, और रैशनल में सिर्फ Q जो है बटा वाला Q जो है वो Z है, तो ऊपर भी तो एक एलिमेंट्स आएगा ना P। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर वो हैं जो बटा की सूरत में भी लिखे जा सकते हैं, और इसका Q सिर्फ = Z है, तो इसमें P के एलिमेंट्स भी तो आएंगे, P की जगह भी तो एलिमेंट्स आएंगे ना। यानी ये सेट Z अगर हम 0 +-1 +-2 में लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल में नहीं लिख सकते, और Z को हम फ्रैक्शन की सूरत में भी नहीं लिख सकते, यानी बटा की सूरत में, जैसे कि 1/2 है। तो इसमें सिर्फ नीचे वाला हिस्सा इसका Q Z के इक्वल है, तो ऊपर अभी और भी नंबर मौजूद हैं, तो ये रैशनल नंबर ज़्यादा का सेट बड़ा है Z से, और Z का सेट बड़ा है नेचुरल नंबर से। तो हमारे पास यहाँ पर ये बात देखने को आई कि Q हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, इसमें इसके अंदर आ जाते हैं ये जो Z के एलिमेंट्स हैं, और नेचुरल नंबर के भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, और इसमें जो P वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है बनिस्बत Z के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल देखने में ऐसे लग रहा है कि इसके हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। हम एलिमेंट्स लिख कर भी इसको सॉल्व कर देते अगर हमारे पास C = W, P या C के इक्वल होता, जो कि एक कंपोजिट नंबर होते हैं, या इवन होता या ऑड होता। लेकिन ये Q आने की वजह से इसके सेट में हम किस एलिमेंट को लिखें, डेसिमल वाले को या फ्रैक्शन वाले को, तो इसलिए इसको हमने इसी तरह, जैसा कि ये अल्फ़ाबेट्स में दिया गया N, Z एंड Q में, इसको हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने पहले इस प्रॉपर्टी से अपने सारे सवालों को हल किया, अभी भी हम वैसे A यूनियन * B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। A यूनियन A हमारे पास N के इक्वल है, यानी नेचुरल नंबर है। यूनियन B यूनियन C, तो B हमारे पास Z है, ये Z लिख दिया। यूनियन C, C हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हम ब्रैकेट वाले हिस्से को अगर पहले हल करना चाहें, तो जैसा कि मैंने बताया है कि Z के एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं, लेकिन Q के एलिमेंट्स मज़ीद जो हैं वो Z में मौजूद नहीं हैं। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स आएंगे, Q के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और Z के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे, तो Z सेट छोटा हुआ Q से। तो यूनियन करते वक्त हमारा जो आंसर होता है वो वाला सेट होता है जिसमें अपने एलिमेंट्स भी होते हैं और दूसरे के भी होते हैं, लेकिन इसके अपने जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, तो आंसर इसका Q में आएगा। तमाम एलिमेंट्स आएंगे ना दोनों सेट होंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको यूनियन कर देना है नेचुरल नंबर से। जब नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स Q में तो मौजूद हैं, लेकिन Q के एलिमेंट्स नेचुरल में मौजूद नहीं है, तो इनमें बड़ा सेट हुआ Q, तो Q ही आंसर में आएगा। इसी तरह जब हम इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, A यूनियन B, तो A N है, यूनियन Z, यूनियन एंड C हमारे पास रैशनल नंबर है। अब जब हम N यूनियन Z फाइंड करेंगे, Z में N के नंबर भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव नंबर हैं वो ज़्यादा हैं N से, तो आंसर में Z आएगा, क्योंकि N के 1 2 3 तो इसमें है, लेकिन इसका 0 1 2 3 इसमें नहीं है, तो इस वो सेट आएगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स है, तो ये तमाम एलिमेंट्स वाला सेट Z हमारा आंसर आएगा। यूनियन Q वैसे लिखा। अब जब इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करेंगे तो Z के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है, यूनियन की वजह से इसके तमाम एलिमेंट्स आएंगे, तो Q हमारा आंसर है। सो प्रूव हुआ इसका जो लेफ्ट हैंड साइड भी Q था और राइट हैंड साइड भी Q, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसमें प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है A इंटरसेक्शन
B इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। तो ये ए सेट का हमने सेट लिखा एन इंटरसेक्शन बी हमारे पास जी था, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्यू था। अब हमने ये देखना है कि क्यू के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जी में मौजूद नहीं हैं और जी के तमाम एलिमेंट्स क्यू में मौजूद हैं। तो जो इसमें कॉमन है वो जी है, तो जी इसका आंसर आएगा। इसके अगर हम यूँ मिसाल दे लें, क्यू में फ्रैक्शन वाले भी हैं लेकिन इसमें तो नहीं है ना फ्रैक्शन वाले, तो वो तो कॉमन नहीं हो सकते। यूनियन होता तो क्यू आंसर आता, इंटरसेक्शन है तो जी आंसर आएगा, क्योंकि जी के तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें होने की वजह से जी हमारे पास आंसर है। इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे एन के साथ, तो अब एन के तमाम एलिमेंट्स तो जी में है पर जी के तमाम एलिमेंट्स एन में नहीं है, तो इसलिए अब हमारे पास आंसर एन आएगा। इसी का जब हम राइट हैंड साइड हिस्सा सॉल्व करेंगे तो पहले ए का एन इंटरसेक्शन बी का जी इंटरसेक्शन सी का क्यू, तो ये हिस्सा अब हमने पहले हल करना है। एन इंटरसेक्शन जब जी फाइंड करेंगे तो एन आंसर आएगा, जैसे अभी हमने ऊपर भी किया। इसी तरह जब इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा क्यू सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स आएंगे वो एन के होंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा भी हैं जो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर एन नेचुरल नंबर आएगा। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड लॉ हल कर लेते हैं। थर्ड लॉ में है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो पहले हल कर लेते हैं। एन ए का वैसे लिख दिया, यूनियन ये भी वैसे। जेड इंटरसेक्शन क्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जी के तमाम एलिमेंट्स क्यू में तो मौजूद हैं पर क्यू के तमाम एलिमेंट्स जी में मौजूद नहीं है, तो ये हमारा जी आंसर होगा। जब इनका हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो ज़्यादा एलिमेंट्स इसके हैं तो ये आंसर में आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, क्योंकि हमें यूनियन में दोनों सेटों के पूरे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो इसके जो बाकी एक्स्ट्रा हैं वो इसमें तो नहीं है लेकिन आंसर में आएंगे, तो इसलिए जी हमारा आंसर है। अब हम इसका ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं हिस्सा, फिर ए यूनियन सी और उनका इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे एन नेचुरल नंबर, यूनियन जी जब हम फाइंड करेंगे यूनियन की वजह से दोनों सेटों के एलिमेंट्स हमारे आंसर में होंगे तो वो जी के हैं। इसी तरह ए यूनियन सी का जब हम फाइंड करेंगे, ए नेचुरल नंबर है, यूनियन क्यू रैशनल नंबर है, तो इन दोनों में जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो वो सेट लिखेंगे जिसके अंदर एन के एलिमेंट्स भी हैं और इसके एक्स्ट्रा अपने भी हैं, तो उनकी वजह से ये क्यू हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका जो ए यूनियन बी फाइंड किया था वो आया जी के इक्वल, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो सॉल्व किया वो क्यू के इक्वल आया। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, क्यू में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और इस क्यू में जी के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और इसके अपने और भी हैं, लेकिन इसमें जी के एलिमेंट्स होने की वजह से जी ही आंसर आएगा। इसके बाकी जो हैं वो जी में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है, तो जी का सेट ही आंसर में आएगा। सो प्रूव हुआ। इधर भी हमारे पास आंसर जो आया था लेफ्ट हैंड साइड का जी था और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी जी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट, वो है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाज हैं, ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए, क्योंकि सवाल में देख लें कि उन्होंने स्टेटमेंट की सूरत में दिया, जबकि ये लाज हमने बुक में से देखे और फिर लिखे, लेकिन स्टूडेंट्स को ये ज़ुबानी आने चाहिए। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने पहले लिखा ए एन है नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटू जी यूनियन सी, ये सी की वैल्यू है क्यू। जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स आएंगे और बड़ा सेट इसमें क्यू है तो क्यू आंसर आएगा। इसी तरह जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो नेचुरल नंबर सिर्फ आंसर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में मौजूद है लेकिन इसके एक्स्ट्रा जो नंबर है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो यही हमारा आंसर आएगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए का है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन जी में जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो नेचुरल नंबर तमाम इसमें मौजूद हैं लेकिन इसके नंबर इसमें नहीं है, तो इसके नंबर इसमें तमाम मौजूद होने की वजह से यही कॉमन है और यही आंसर है। ए इंटरसेक्शन सी जब फाइंड करेंगे तो ए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सी रैशनल नंबर, तो इसके अंदर भी जी की तरह एक्स्ट्रा हैं मौजूद हैं जो इसमें नहीं है, तो आंसर में हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा। अब हम इन दोनों हिस्सों को, जो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एन है और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर भी हमारे पास यहाँ पर एन है, तो यहाँ हमने एन लिखा, यूनियन एन लिखा। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो एन में ही आंसर आएगा। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।